हेलो एवरीवन, आई एम सुशील कुमार। वेलकम टू जर्नल क्लासेस। आज के इस वीडियो के अंदर हम एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित कुछ टॉपिक कवर करेंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सिलेबस जो है वो ग्रुप 1, 2, 56, 57 के लिए महत्वपूर्ण है और इसको सिलेबस के अंदर अलग से मेंशन किया हुआ है। तो उम्मीद है कि इस बार एग्जाम के अंदर काफी क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। आज के इस टॉपिक के अंदर हम कवर करने वाले हैं चिपको आंदोलन, शांत घाटी आंदोलन और भूकंप से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, उनको हम कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चिपको आंदोलन और शांत घाटी आंदोलन की। चिपको आंदोलन और शांत घाटी आंदोलन जो थे, ये वनों की कटाई को रोकने से संबंधित थे। तो सबसे पहले हम वनों के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे कि भारत के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 23% हिस्सा है वो वनों से ढका हुआ है। अगर हम क्षेत्रफल के अंदर बात करते हैं तो भारत के वन क्षेत्र 6,76,000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। ठीक है, वनों से हमें कुछ प्रत्यक्ष लाभ भी होते हैं, कुछ अप्रत्यक्ष लाभ भी होते हैं। तो प्रत्यक्ष कौन कौन से लाभ हैं जो हमें वनों से होते हैं? वनों से हमें इमारती लकड़ी है, ईंधन लकड़ी प्राप्त होती है। इसी प्रकार से भोजन है, जंगली जानवरों के जो आश्रय स्थान है, निवास स्थान है, वो भी वनों के अंदर होते हैं। वनों से हमें गोंद, औषधियां, मोम, शहद, सींग, हाथी दांत है, वो हमें प्राप्त होते हैं। तो ये वनों से होने वाले कुछ प्रत्यक्ष लाभ हैं। इसी प्रकार से वनों से हमें कुछ अप्रत्यक्ष लाभ भी होते हैं, जिससे जैसे मृदा संरक्षण है, मृदा सुधार है, वायुमंडल के अंदर प्रदूषण की कमी है, या फिर जल प्रवाह का नियंत्रण है। ये वनों से होने वाले अप्रत्यक्ष लाभ हैं। जैसे कि जहां पर वन ज्यादा होते हैं तो पेड़ों की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को अपने साथ बांधे रखती है। तो जब भी तेज जल का प्रवाह आता है तो मिट्टी कटकर पानी के साथ में नहीं बहती और वहां पर मिट्टी कटाव से बचाव होता है। तो मिट्टी कटाव के अंदर वनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जहां पर वन ज्यादा होंगे वहां पर मिट्टी का कटाव नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं चिपको आंदोलन की। तो पेड़ों को काटने से बचाने के लिए चिपको आंदोलन किया गया था। सबसे पहला चिपको आंदोलन है वो 1731 के अंदर शुरू हुआ था, जब अमृताबाई ने महाराज पुरुषों के खिलाफ बिश्नोई महिलाओं का नेतृत्व किया था, ताकि पेड़ों को काटने से रोका जा सके। तो सबसे पहला चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1731 के अंदर। नेतृत्व किसने किया था? अमृताबाई ने इसका नेतृत्व किया था। उसके बाद में चिपको आंदोलन है वो 1973 के अंदर चलाया गया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, तो चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? पेड़ों से है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य होता है पादप संरक्षण से, या फिर हम कह सकते हैं कि पेड़ों को काटने से बचाना ही चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, चिपको आंदोलन का नारा क्या था? चिपको आंदोलन का नारा था पारिस्थितिकी स्थायी मिथ्य वायवीता है, ये इसका नारा था। चिपको आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन जो है वो उत्तर प्रदेश के चमोली जिले से शुरू हुआ था। और सबसे पहले जो किक्कर पेड़ होता है उससे चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। तो मतलब सबसे पहले किस पेड़ को बचाने के लिए चिपको आंदोलन हुआ था? तो वो था किक्कर। चिपको आंदोलन के प्रेरणता कौन थे? चिपको आंदोलन के प्रेरणता थे वो थे चंडी प्रसाद भट्ट। चिपको आंदोलन से संबंधित अन्य जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उनके अंदर जो नाम आता है वो सुंदरलाल बहुगुणा और गोरा देवी का आता है, जो चिपको आंदोलन से संबंधित थे। इसी प्रकार चिपको आंदोलन की तर्ज के ऊपर दक्षिण भारत के अंदर भी एक आंदोलन चलाया गया था। तो उसे बोला जाता है अपिको आंदोलन या फिर एपिको आंदोलन। दक्षिण भारत के अंदर कर्नाटक के अंदर अगस्त 1983 के अंदर एपिको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और यहाँ पर एपिको आंदोलन के जो सूत्रधार थे उनका नाम था यांडोरंग हेगड़े, जो चिपको आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति दक्षिण भारत के अंदर थे। तो ठीक है, तो यहां से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से बनते हैं? चिपको आंदोलन क्या था, कब शुरू हुआ था, दक्षिण भारत के अंदर चिपको आंदोलन की तर्ज के ऊपर कौन सा आंदोलन चलाया गया था, वहां पर उसके सूत्रधार और महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे, वो चीजें हमें पढ़नी है। इसी प्रकार हम देख लेते हैं कि भारत में पर्यावरण जागरूकता के दृष्टिकोण से चलाए गए प्रमुख आंदोलन कौन से थे? तो उनके अंदर कौन सा आता है? एपिको आंदोलन आता है।
शांत घाटी आंदोलन आता है और नर्मदा बचाओ आंदोलन आता है। एपिको आंदोलन को हमने कवर कर लिया है। अब हम देखते हैं शांत घाटी आंदोलन को। यह भी दक्षिण भारत के अंदर चलाया गया आंदोलन था। शांत घाटी कहां पर है? शांत घाटी है, या फिर जिसको साइलेंट वैली बोला जाता है, वह केरल के अंदर। तो शांत घाटी आंदोलन का संबंध किससे है? केरल के पश्चिमी घाट के वनों को बचाने से संबंधित शांत घाटी आंदोलन हुआ था। कब हुआ था ये? 1973 के अंदर हुआ था। कहां पर हुआ था? केरल के अंदर हुआ था। ठीक है। तो शांत घाटी केरल के पलक्कड़ जिले में एक सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन है जिसे शांत घाटी बोला जाता है। 1970 के अंदर जो केरल की राज्य सरकार थी वो कुंती पूजा नदी के ऊपर बांध बनाने का प्रस्ताव उसने रखा था, और उस बांध को बनाने से रोकने के लिए जो है वो शांत घाटी आंदोलन है वो स्कूली शिक्षकों और एनजीओ के द्वारा शुरू किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि शांत घाटी आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1973 के अंदर केरल में शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो स्कूल के जो शिक्षक थे और जो वहां के द्वारा एक एनजीओ था उनके द्वारा ये आंदोलन किया गया था। इसी प्रकार नर्मदा बचाओ आंदोलन है। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था? जब नर्मदा नदी के ऊपर कई बड़ी बांध परियोजनाओं को बनाया जा रहा था तो उनके खिलाफ ये आंदोलन किया गया था ताकि उन बांधों को बनाने से रोका जा सके। ये कब हुआ था? ये 1985 के अंदर हुआ था। और यहाँ पर महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे जो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थे? तो उनमें नाम आता है मेघा पाटकर का, बाबा आमटे का और अरुणधति रॉय का इनके अंदर नाम आता है। ये थे जो वनों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसके अंदर हमने चिपको आंदोलन, एपिको आंदोलन, शांत घाटी आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन को कवर किया है। अब हम देख लेते हैं भूकंप से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जिससे एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम उसको कवर कर लेते हैं। देखिए भूकंप क्या होता है कि पृथ्वी की सतह के अचानक हिलने को भूकंप या भूचाल कहा जाता है। जो 2001 के अंदर गुजरात में भूकंप आया था उसे विनाशकारी भूकंप बोला जाता है क्योंकि उसने बहुत सारी जानें ली थी और बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। इसी प्रकार 2015 के अंदर नेपाल के अंदर एक विनाशकारी भूकंप आया था। भूकंप के प्रकार कौन कौन से हैं? भूकंप मुख्यतः 4 प्रकार का होता है जिसके अंदर एक आता है टेक्टोनिक भूकंप। टेक्टोनिक भूकंप क्या होता है? यह पृथ्वी की प्लेटों की हलचल के कारण होता है। तो पृथ्वी के नीचे जो प्लेटें हैं, जब वो प्लेटें आपस में टकराती हैं या एक दूसरे के ऊपर खिसकती है तो वहां जब हलचल होती है उस वजह से भूकंप आते हैं। उसे क्या बोला जाता है? टेक्टोनिक भूकंप बोला जाता है। इसी प्रकार से होता है ज्वालामुखी भूकंप। ज्वालामुखी भूकंप के अंदर क्या होता है कि जो मैग्मा होता है, जो लावा होता है, उसके अंदर जब हलचल होती है तो उसे क्या बोला जाता है? ज्वालामुखी भूकंप बोला जाता है। पतन भूकंप होता है। पतन भूकंप कौन सा होता है कि जब भूकंप की वजह से बड़ी बड़ी इमारतें ढह जाती है उसको क्या बोला जाता है? पतन भूकंप बोला जाता है। और एक आता है विस्फोट भूकंप, मतलब जब बड़े बड़े विस्फोट किए जाते हैं तो उन विस्फोटकों की वजह से जो भूकंप आते हैं उन्हें विस्फोटक भूकंप कहा जाता है। अब भूकंप पृथ्वी के नीचे किस लेयर में आता है उस चीज को भी हम पढ़ लेते हैं। तो भूकंप पृथ्वी के स्थल मंडल में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंगों की वजह से होता है। पृथ्वी के नीचे कुछ लेयर है जिसे बोला जाता है स्थल मंडल या लिथोस्फीयर। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण लेयर आती है जिसे मेसोस्फीयर बोला जाता है। उसके बाद में इनर लेयर होती है, आउटर लेयर होती है। ये सारी लेयर है। इसको मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि कौन कौन सी लेयर है और कितनी गहराई के ऊपर ये लेयर होती है। तो महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट कौन सा है? भूकंप है वो कहाँ आता है? स्थल मंडल के अंदर या लिथोस्फीयर के ऊपर ये भूकंप आता है। भूकंप मापने वाले यंत्र को क्या बोला जाता है? भूकंप मापने वाले यंत्र को बोला जाता है सिस्मोग्राफ। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह के नीचे जहां पर भूकंप का केंद्र होता है उस केंद्र को क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है हाइपोसेंटर। क्या बोला जाता है? उस केंद्र को हाइपोसेंटर बोला जाता है। जब पृथ्वी की सतह के ऊपर भूकंप की तरंगें सबसे पहले पहुंचती है तो उस केंद्र को क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है अधिकेंद्र या फिर एपिसेंटर। ठीक है,
तो कहने का क्या मतलब है कि वो पॉइंट्स जहां भूकंप का केंद्र होता है उसे बोला जाता है हाइपोसेंटर, और जो लहरें, जो तरंगे होती है भूकंप की, वो सबसे पहले जिस पॉइंट्स के ऊपर पहुंचती है उसे क्या बोला जाता है, अधिकेंद्र बोला जाता है। भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती है, तो मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राइमरी, जिसे P से डिनोट किया जाता है या फिर जिसे प्राथमिक तरंग बोला जाता है। दूसरी होती है सेकेंडरी, जिसे S या फिर द्वितीयक तरंग के रूप में जाना जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने चिपको आंदोलन, शांत घाटी आंदोलन और भूकंप से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को कवर किया है। अगर आप इन हैंड रिटन नोट्स को बाय करना चाहते हो तो इंडिया जीके के अंदर इस पोर्शंस को मैंने इंक्लूड किया हुआ है, जिसके अंदर आप इंडिया जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स के साथ में इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के नोट्स है, आप उनको बाय कर सकते हो। या फिर एचएसएससी का जो सिलेबस है, जो कंप्लीट कोर्स है, जिसके अंदर हिंदी और इंग्लिश को छोड़कर जो बाकी टॉपिक मैंने मेंशन किए हुए हैं, आप वहां पर इस टॉपिक को बाय कर सकते हो। तो इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर आपको कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ने को मिलेंगे, तो उसके अंदर मैंने पर्यावरण को कवर किया हुआ है। पर्यावरण के अलावा जैव विविधता है, आपदा प्रबंधन है, पारिस्थितिकी तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जो ऊर्जा का प्रवाह है वो कैसे होता है, इस प्रकार के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, मैंने उन सब चीजों को कवर किया है। तो आप वहां से इन नोट्स को बाय कर सकते हैं। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको पारिस्थितिकी तंत्र है, वहां के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।